नमस्कार, जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर लेना चाहती हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से नाक का चुनाव है और इस वक्त एक तरफ महागठबंधन की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रांड एक बार फिर से बीजेपी बता रही है। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस है। कांग्रेस जो महागठबंधन की सूरत तो पूरी करना चाहती है, लेकिन खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश से शुरुआत की जाए तो वहीं पर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन स्थितियों के बीच में कांग्रेस की तरफ से अपना गोल्डन कार्ड जिसे कहा जाता है वो खेला गया है। कौन सा है वो गोल्डन कार्ड? गोल्डन कार्ड का नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। दरअसल ये आखिरी शख्स कहा जाएगा गांधी परिवार का जो बचा हुआ था राजनीति से, जिसे दूरी बनाकर रखी गई थी। हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर हर एक चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री रही है। वो हर एक चुनाव में, चाहे इससे पहले कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लीजिए या फिर लोकसभा चुनाव का, वो जरूर नजर आई। लेकिन एक आधिकारिक एंट्री की दरकार थी जो बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मांग होती रही है और वो आना चाहती हैं। आखिरकार इस बार मुहर जो है वो लग गई है। महासचिव का पद प्रियंका गांधी को दिया गया है, जिसके बाद एक तरफ बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बयान सामने आए, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या प्रियंका गांधी का आधिकारिक तौर पर चुनाव में आना, उनके नाम का ऐलान हो जाना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है। और आखिर कांग्रेस जिसे गोल्डन कार्ड बता रही है प्रियंका गांधी को, उससे कौन सा फायदा इससे होने वाला है? क्या इससे पहले प्रियंका गांधी चुनाव में नजर नहीं आई हैं? और आखिर उन्हें आधिकारिक तौर पर एक पद देने से कौन से परिवर्तन जो हैं, वो समीकरण आखिर कौन से बदल जाएंगे? और क्या नुकसान सिर्फ बीजेपी को होने वाला है? इससे कांग्रेस क्या ये मानकर चल रही है? विपक्षी खेमे का क्या होगा? वो खेमा जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने पर तुला हुआ है। क्या नुकसान माया और बसपा यानी कि साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उनका नहीं होगा? इन तमाम चीजों को टटोलेंगे, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से कांग्रेस गदगद है, बीजेपी निशाने साध रही है। और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रन करती है और जिस प्रकार से आज एक परिवार के अंदर से पुनः राज्याभिषेक हुआ है वो हमने देखा है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में एक बेसिक फर्क है। जहां कांग्रेस में ये माना जाता है कि परिवार ही पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में हम मानते हैं कि पार्टी ही परिवार है। एक ही परिवार को आगे बढ़ाना यह कांग्रेस पार्टी करती है। इन राज्यों में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझ में आ गया होगा कि बार बार वो परिवार की बात करते थे कि एक परिवार का ही राज्य है, तो अब उनको समझ में आ गया हो कि परिवार की कितनी प्रतिष्ठा देश में है। कि दिल पे पत्थर रख के और जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा किया कि राहुल गांधी नाकाम है और इसीलिए राहुल गांधी जी को अब परिवार के अंदर से ही बैसाखी की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने परिवार के अंदर ही राज्याभिषेक किया, ये तो स्वाभाविक है, राज्याभिषेक वो परिवार के अंदर ही करते रहते हैं। मगर हिंदुस्तान ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये देश केवल एक परिवार का है या देश उसके आगे भी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज से अनेकों महीनों पहले कहा था कि ये युद्ध 2019 के चुनावी अखाड़े का नामदार बनाम कामदार है, 135 करोड़ कामदार और उनका एक जो जिसके साथ हमारी लड़ाई है, एक परिवार का नामदार। पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। जो महागठबंधन यूपी में हुआ है
जो बीजेपी और बसपा और एसपी का टकराव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देखा हमारा तो पूरी तरह सफाया हो रहा है। अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, तो अपनी सीट बचाने के लिए परिवार का कोई मेंबर वहां पे चाहिए होगा, तो वो सोच रहे हैं कि अब ये प्रियंका गांधी से उनका वो पॉलिटिकल फॉर्चून्स बदल जाएंगे। मैं तो उनको यही कहूंगी कि ये हाफ हार्टेड मेजर्स आप अब इलेक्शन से पहले जो करते हैं, एक बार ही उनको प्रधान बना दीजिए और देख लीजिए कि कितना लोग कितने साथ हैं कितने नहीं। आप कांग्रेस के लीडर्स को भी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को रिजुवनेशन की जरूरत थी, तो ये सिर्फ एक बूस्टर डोज दिया गया है जिससे मुझे लगता है बहुत टेम्पररी असर होके हकीकत सामने आ जाएगी। प्रियंका जी के औपचारिक ऐलान से जहां उनको महासचिव बनाया है, मैं समझता हूं न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल है। उनके सक्रिय राजनीति में आने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन संपूर्ण देश भर में। मैं उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक नई शुरुआत होगी जहां पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। कांग्रेस की जिस परिवारवादी राजनीति के कारण आज देश दंश जिसका झेल रहा है, 60 साल की आज़ादी के अंदर एक परिवार की राजनीति के कारण गांधी के गांधी, आज उसी राजनीति का एक और हिस्सा। मैं समझता हूं कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी कि किस दिन उनके वर्तमान कार्ड के रूप में जिस राहुल गांधी जी को जो इस्तेमाल किया जा रहा था, आज वो कार्ड फेल हुआ राहुल गांधी जी का, और उनके फेल होने के बाद एक तुरुप के पत्ते के रूप में जिसको वो अपने साथ काफ़ी 10-15 सालों से बचा के रखी हुई थी और बड़े लंबे समय तक उन्होंने राहुल गांधी जी को कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया। आज वो कार्ड फेल हुआ तो उन्होंने प्रियंका गांधी जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आज सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी, हमारे लिए पार्टी एक परिवार है और उनके लिए परिवार ही पार्टी है। तो उनके लिए परिवार ही पार्टी है और हमारे लिए पार्टी ही पूरा परिवार है। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम एक और आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी को लेकर आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले पूरी तरीके से बौखला गए हैं। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ राहुल के फेल होने के बाद ये कार्ड खेला जा रहा है, जिसे गोल्डन कार्ड बताया जा रहा है। इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस जो है वो कांग्रेस बेचारी गठबंधन की मारी अब प्रियंका बैसाखी के सहारे आ गई है। सवाल तो यह भी कि क्या राहुल गांधी का यह इंदिरा कार्ड है जिसे बार बार आयरन लेडी कहकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या कांग्रेस को राहुल के नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं रहा है? क्या उम्मीद जो है वो राहुल गांधी से कांग्रेस ने छोड़ दी है? 27 चुनाव में लगातार हार, हालांकि 2018 में जरूर जो प्रदर्शन है उसमें कुछ बेहतरी नजर आई 3 राज्यों के, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए। और सवाल यह भी कि क्या प्रियंका का राजनीतिक अवतार राहुल की कमजोरी है होगी या फिर ताकत? इन तमाम सवालों पर जो है चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ यहां पर अनिल मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत सर है आपका। रमेश ठाकुर साहब हैं, बहुत स्वागत सर आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुलरेज शेख हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। गुलरेज बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ इशरत जहां हमें ज्वाइन कर रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और सवाल सबसे पहला इशरत आपसे, अभी तक 1 ही साल बीता है, पूरी उम्मीद थी कि राहुल गांधी जो है अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, जो अच्छे दिन है कांग्रेस के वो आ जाएंगे। उसके बाद कितने अच्छे दिन आए और क्या अब इस 1 साल में ही वो उम्मीद छोड़कर अब वो सपना जो है प्रियंका गांधी के कंधों पर डाल दिया आप लोगों ने? देखिए, अगर बात करूं राहुल जी के नेतृत्व की, तो आप ये देखिए कि 1 साल पूरा हुआ था जिस दिन शपथ ली थी, उसके पूरे 1 साल बाद 3 राज्यों में एक तरफा बहुमत से सरकार बनाना, तो ये सवाल तो खड़ा ही नहीं होता है। और जहाँ तक बात है ये जो जिस तरीके से जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि प्रियंका जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या संगठन में एक महासचिव को लाना या एक काबिल नेतृत्व को आगे करना या महिला सशक्तिकरण का कहीं ना कहीं प्रमाण देना, ये गलत है आपकी नज़रों में? और दूसरी ओर मैं बात करना चाहूँगी कि कौन सी बात की जा रही है कि फेल हो गए या राहुल जी के साथ साथ प्रियंका जी को लाना गलत था। तो ये जो तर्कहीन बातें रखी जा रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप ये देखिए, हम ये कहीं नहीं कह सकते कि हमने कानून लिख दिया, कानून की किताबें लिखी गई हैं या संविधान को लिख दिया था तो
कचहरियों की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, या थाने नहीं होने चाहिए थे, या पुलिस का होना फिर कोई फ़ायदेमंद नहीं था, या नहीं होना चाहिए था। तो ये जो सारी बातें, ये बहुत तर्कहीन अभी तक के सारी यानी आप ये कह रही हैं डिबेट्स दोपहर से देखने के लिए मिल रही है। ये पूरी तरीके से तर्कहीन है। अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी जो है वो फेल हो गए हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को जो है इस्तेमाल कांग्रेस अब करना चाहती है। देखिए, प्रियंका जी को कहीं भी प्रियंका जी को पार्टी ने कहीं भी, ठीक है गुलरेज, वो ये कह रहे हैं कि हम तो और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ें और ज्यादा टक्कर आपको 2019 के चुनाव में दें, और जो सपना 2019 में आप देख रहे हैं उसे पूरी तरीके से बिखेर दें, इसलिए एक और सैनिक खड़ा कर लिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, समूची कांग्रेस को बधाई देता हूं कि प्रियंका गांधी जी को वो राजनीति में लेकर आए, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसकी आधारशिला ही वंशवाद पर है, और आज वंशवाद के सबसे निचले पायदान पर कांग्रेस आके खड़ी हो गई, जिसमें नंबर 1 की हैसियत से खड़ी है और नंबर 2 महासचिव की हैसियत पर बहन है। ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला। दूसरी बात तो इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इससे हमको लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट मिल रहा है, शॉर्ट टर्म तो मिल रहा ही है। देखिए, शॉर्ट टर्म में उत्तर प्रदेश में हमारा जो खेल था इन्होंने और आसान कर दिया। आप सबसे एक क्लासिकल एग्जांपल यदि लेना हो तो कैराना का उपचुनाव जो हम हारे, उसमें भी यदि भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत को देखें आप, तो मत प्रतिशत भाजपा का कम नहीं हुआ था, दूसरों का बड़ा था। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यदि अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये वोट काटेंगे किसका? ये काटेंगे एसपी और बीएसपी का जो तथाकथित महागठबंधन था उसका, और लाभ किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म की मैं यदि बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म की बात थी। कांग्रेस के पास एक आखिरी जो जिसको कहते हैं अस्त्र, वो रखा था, जो उसको भी उन्होंने उपयोग कर दिया। और जैसे ही आज इन लोगों ने घोषणा की इस बात की, तो जिसको बोलते हैं वो गोदी मीडिया, जो लेफ्ट डॉग मीडिया है कांग्रेस पार्टी का, विशेषकर जो सोशल मीडिया पर, वो बोलने लगा कि मास्टर स्ट्रोक है और कांग्रेस का जो है वो ब्रह्मास्त्र है। अरे भैया, जिस अस्त्र का उपयोग ही नहीं किया, जिसको टेस्ट ही नहीं किया आज तक, उसको आप ब्रह्मास्त्र किस पोजीशन पे कह सकते हैं? दूसरी बात, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जब आप वंशवाद पर एक किसी व्यक्ति को, जिसने कभी पार्टी का कोई निचला काम नहीं किया, कोई नीचे की पोस्ट पे नहीं रहा, सीधा राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे और राष्ट्रीय पटल पर लाके खड़ा कर देंगे, तो विपक्ष भी, ठीक है गुलरेज, मैं ये पूछूंगा इशरत से, मैं ये पूछूंगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं गुलरेज, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी अस्त्र को टेस्ट ही नहीं किया है, तो फिर उससे पहले ही इतने ज्यादा पटाखे फोड़ने की जरूरत क्या है? तो फिर उससे पहले इतना मातम मनाने की भी क्या जरूरत है कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं उन्हें सामने आना पड़ जाए? वो लगातार सुबह से एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दे। प्रियंका गांधी अगर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर उनसे इतना डर नहीं है, या वो अब तक टेस्टेड नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्यों इतनी खलबली मच रही है? हमको खलबली नहीं है, हमको चिंता है कि देश के विपक्ष की यदि गुणवत्ता गिरती है तो देश के लोकतंत्र की भी गुणवत्ता गिरती है। गांधी परिवार ने सबको तो भर लिया है अपने पद देकर। एक ही चीज बाकी है जिसका मैं इनको कहता हूं कि एक काम करें, जीजा जी को आप कोषाध्यक्ष बना दे। चलिए इशरत, जहाँ तक आपने जीजा जी की बात की, तो मैं उस पर कहना चाहूँगी कि ये वही प्रियंका गांधी हैं जिनके पति पर हमेशा आप लोग आरोप लगाते रहे, भाजपा आरोप लगाती रही, लेकिन उनकी सहिष्णुता देखिए, उनकी उदारता देखिए कि उसके बावजूद भी एक भी बयान जो है उनका मीडिया में देख ले। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आपको इतनी बौखलाहट क्यों है? मैं पहली बार आई हूँ, प्रियंका जी पहली बार आई है, उसके बाद भी आप इतने ज्यादा बौखला रहे हैं। आपको बौखलाहट होनी नहीं चाहिए। आप इस सच्चाई से इतने चिंताजनक क्यों हैं? अगर मैं पहली बार वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर परिवार नहीं इशरत, वो ये कह रहे हैं कि ये तो वो वाली स्थिति आ गई है कि सबसे नंबर 1 पोजीशन पर कौन है कि माँ है, नंबर 2 पोजीशन पर कौन है? बेटा है, नंबर 3 पोजीशन पर लाकर किसे खड़ा करना है? बेटी को करना है। और फिर परिवारवाद की अगर बात की जाती है तो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है।
देखिए, परिवारवाद की जहां तक बात की जा रही है, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद आपको दिखता है, बसपा और सपा का परिवारवाद आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको पीडीपी का, आपको शिवसेना का परिवारवाद बुरा नहीं लगता। और जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जब आप एक इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका जवाब भी सुनिए। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। भाजपा में मैं कहना चाहूंगी, भाजपा में सिर्फ एक अध्यक्ष पद ही ऐसा पद है जो सुरक्षित रखा गया, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, क्या उसकी भी जब चुनने की बारी आती है तो क्या वही परिवारवाद का परंपरावादी सामने नहीं आता रूप कि आरएसएस जो है, आरएसएस के मुख्यालय से ये परिवारवाद से तो कनेक्ट नहीं होता। ये आरएसएस के नहीं, आरएसएस क्या है? आरएसएस इन सबकी, आरएसएस एक परिवार नहीं है ना। आरएसएस ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट जो है मोहन भागवत जी के बाद जो है अध्यक्ष पद का फैसला पहले से प्री डिसाइडेड हो, आरएसएस के और ना बाहर बीजेपी के अंदर ऐसा प्री डिसाइडेड है। नहीं बना सकते। वो ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से प्री डिसाइडेड था कि सोनिया गांधी के बाद आखिर किसका नाम आने वाला है, और सोनिया गांधी के बाद अगर राहुल गांधी का नाम आया तो उसके बाद किसका नाम आने वाला है। बहरहाल चलिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, गुलरेज दोनों को रोक रहा हूँ। मैं अनिल मिश्रा साहब आपके पास आ रहा हूँ। इसे ट्रंप कार्ड बताया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से गोल्डन कार्ड बताया जा रहा है, और बीजेपी की तरफ से बार बार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिर ये गोल्डन कार्ड है? इसे जो कहा जा रहा है कि अब एंट्री हो गई। साहब, एंट्री तो इससे पहले ही हो गई थी। वो तो सक्रिय रही हैं चुनाव में, वो तो बार बार जो है दिखती रही हैं, लगातार उनके संबोधन हुए। इन्हें उससे भी आपत्ति है, उस बात से भी आपत्ति है। ठीक है। नहीं, देखिए सुमित जी, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक देश की युवा महिला जिसको कहते हैं कि संभ्रांत महिला, प्लीज मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आपकी बौखलाहट है, आपकी बौखलाहट है, और कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में किसानों ने अमेठी में ही ठीक है गुलरेज, प्लीज अब सुन लें। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, एक देश की संभ्रांत महिला, पढ़ी लिखी महिला, युवा महिला देश की राजनीति में आ रही है, तो सबसे पहले तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अब बात आती है राजनीतिक, जैसे आप देखिए, गुलेज जी हो, चाहे यहाँ बैठे हैं, आप इनके ऊपर के बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हों या नेता मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी स्वागत पहली लाइन में कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जितना स्वागत नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा कीचड़ उन पर उछाला जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि ये एक किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। आंतरिक मामले पे किसी को इतना ज्यादा रिएक्शन देना, शायद ये इनकी अपनी कमजोरी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। आप सुबह से देख लें, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है, बीजेपी पार्टी के एक प्रवक्ता, यहां तक कि 6 मंत्री कैबिनेट के सुबह से उस पर रिएक्शन दे चुके हैं। और उससे बड़ी बात, उसी के 10 मिनट बाद अपने यूथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने यूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते, उन्होंने भी नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे पे इसी मैटर को उन्होंने उछाला। और उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात कही कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो मतलब हम कांग्रेस संस्कृत की कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। और उसका कारण उन्होंने बताया कि जितने दल हैं, जितने गठबंधन के दल बने हैं, ये सब कांग्रेस से ही निकलकर पैदा हुए हैं। तो मैं वहां पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपका जनसंघ, आपका भाजपा भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित, ये भी कांग्रेस से निकले हुए हैं। क्या आप अपने को भी, तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति मुझे शायद ठीक नहीं लगता हमारे देश के राजतंत्र के लिए। गुलरेज जी आप सुन लें 2 मिनट, गुलरेज जी आप 2 मिनट सुन लें, सुनिए, फिर उसके बाद जवाब देंगे। आप 2 मिनट सुन लें, आप 2 मिनट सुन ले तो मैं आपको बता दूं। मैं आप ही के पास आऊंगा गुलरेज, इसके बाद गुलरेज आपसे जी, जवाब मैं दूंगा, किसी उसके बाद चला जाऊंगा राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आप तो एक परिवार पर उंगली उठा रहे हैं। अगर मैं अभी गिनाने लगूंगा तो 26 परिवार आपकी पार्टी में बताऊंगा, जो इस वक्त प्रेजेंट में मंत्री, गवर्नर, सांसद, विधायक से लेके जिनके बाप बेटा दोनों या माँ बेटा या भाई बहन शामिल है, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको राजनीतिक एक विश्लेषण करके बताता हूं क्यों ये चर्चा का विषय बना और आज राजनीति के, देश की राजनीति की स्थिति बदली। क्योंकि जहां 2019 का चुनाव सामने आया है, एक तरफ जो कहते हैं ना कि एक चोट पड़ी थी, सपा बसपा गठबंधन होकर, जहां भाजपा अंदर से हिल गई थी, और वो जो एक आकलन था, वो मैं आपको 2 मिनट बता दूं। मुझे ब्रेक पर जाना है, और आप जो बात कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र यहाँ पर मिश्रा साहब कह रहे हैं, ये पूरी करेंगे इस बात को। मैं उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि मैं ठाकुर साहब को इसमें ले लेना चाहता हूं इस चर्चा में, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। ये इतनी बड़ी खबर है जिसमें एक तरफ बीजेपी कहती है कि आंतरिक मामला है, और उसके बाद जो है एक के बाद एक बयान देती है, और कांग्रेस के लिए मजबूरी है क्या प्रियंका गांधी?
नहीं, देखो जो एंट्री प्रियंका गांधी की हुई है ये बहुत बड़ी मेगा एंट्री इसको कहेंगे। रविशंकर प्रसाद का एक बयान आता है, तो उनके अगर बयान को अगर आप सही से देखो तो वो ये मान चुके हैं कि बड़े कद की नेता की एंट्री हो गई है, इससे हमें दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब उनको महासचिव बनाया गया है तो उनको सिर्फ एक छोटा सा जो एरिया है पश्चिम जो उत्तर प्रदेश का वो क्यों दिया। उनका कहने का मतलब है उनको भारत में दूसरी चीजों को उनको जगह देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेता बड़ा है और हमारा टक्कर का देगा। और सबसे बड़ी बात हमें यहाँ जानने की जरूरत पड़ेगी, एक कुछ सालों से कहें कि 1-1.5 दशक से कांग्रेस के अंदर एक जो बड़ी लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं धरातल पे आई थी। वो जो वैक्यूम था वो आज भरता हुआ इनको दिखाई दिया है, क्योंकि अब हमने देखे हैं 3-4 चुनाव ऐसे देखे हैं जहां पे जनता की सबसे ज्यादा मांग थी, कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा मांग थी कि प्रियंका गांधी को फ्रंट पे लाया जाए। आज जब उनको फ्रंट पे लाया गया है, एक जोश निकला है, एक आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं के अंदर बढ़ा है। और बढ़ा इसलिए है कि जैसे इन्होंने 3 हिंदी पट्टी के जो राज्य इन्होंने कवर किए हैं, जीते हैं, उसके बाद में कांग्रेसी के अंदर एक ऊर्जा आई है। अब ऊर्जा के बाद में अब प्रियंका गांधी की जैसे एंट्री होती है तो आप कह सकते हो सोने पे सुहागा वाली बात है। मौके पर चौका मारने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की है कि एक तरफ जीते हुए राज्यों की जो ऊर्जा है वो इस वक्त कार्यकर्ताओं में है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का आना क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि इससे पहले भी चुनाव में कैंपेन लगातार प्रियंका गांधी करती रही हैं। आखिर आधिकारिक तौर पर एंट्री से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो गोल्डन कार्ड बताकर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को आगे किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश में और इसे लेकर बीजेपी में खलबली है। इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। कुछ देर पहले जिस परिवारवाद का जिक्र यहां पर किया इशरत हमने, उसमें सवाल यह है कि एक तरफ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आखिर जो है प्रियंका गांधी को क्यों जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, खुद रविशंकर प्रसाद भी इसका जिक्र करते हैं कि बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी बड़ी है, बिल्कुल वो एक बड़े परिवार से आती हैं, लेकिन इसके अलावा आज जहां पर वो खड़ी हैं उनका अचीवमेंट क्या है, किसके तौर पर उन्हें रिवार्ड दिया जा रहा है और कितने कार्यकर्ताओं को एकदम उठाकर जमीनी स्तर से महासचिव बनाया गया है। इशरत, देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय राजनीति की जो आत्मा है वो लोकतंत्र है, चाहे वो देश में व्याप्त हो, चाहे वो किसी पार्टी और विचारधारा में व्याप्त हो। और जहाँ तक बात की जाए ये पार्टी का आंतरिक मामला है और ऐसा नहीं है। अगर हम डिबेट्स की भी बात करें और वैसे भी बात करें राजनीतिक तौर पे भी, तो कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कांग्रेस पार्टी में जो जिनके पीछे कोई बैकअप नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी आज वो कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो इल्जाम लगा देना परिवारवाद का, मुझे लगता है परिवारवाद फिर भी परिवारवाद है, ये व्यक्तिवाद से बड़ी चीज नहीं है। हम तो सिर्फ अचीवमेंट पूछ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी का वो कौन सा अचीवमेंट है जो इस वक्त कांग्रेस को जच गया है। आखिर कौन सा अचीवमेंट है जिसके जरिए महासचिव जैसा महत्वपूर्ण पद जो है उन्हें दे दिया गया है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है, हालांकि सालों से ये कवायद थी कि प्रियंका जी को पार्टी में सक्रिय तौर पर आगे किया जाए, बहुत टाइम से चली आ रही है और हमेशा कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ये मांग रही और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा उन्हें देश की जनता पसंद करती है। तो ये आज पहला मौका, भले ही फॉर्मल तौर पे फॉर्मेलिटी की गई है या जो भी है, लेकिन मैं कहूंगी कि सालों से लोकसभा संभालना, चाहे वो सोनिया जी की लोकसभा संभालने की बात हो या राहुल जी की लोकसभा संभालने की बात हो, और इसी के साथ साथ पार्टी के जो कड़े फैसले होते थे, ये वो नेतृत्व है। अगर मैं प्रियंका जी की बात करूं, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने विपरीत दशा में रहकर भी हमेशा महारत हासिल की है उन परिस्थितियों से जूझने की। तो वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पर बेस होती है ना पार्टी, कार्यकर्ता जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे आगे कर दिया जाता है, इसलिए प्रियंका गांधी के ऊपर जो है दारोमदार दिया गया है। आप लोग ये कह रहे हैं कि राहुल फेल हो गए। सर, राहुल कैसे फेल हो गए? अभी हाल ही के राज्य के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन कर दिखाया, तो फेल कहां से हुए? अध्यक्ष का पद नहीं दिया है प्रियंका गांधी को। मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ, हम थोड़ा अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉलिटिकल थोड़ा सा एनालिसिस करें इस चीज पर, तो इसमें 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो अभी खुद हमारी बहन इशरत ने जो बात कही,
उन्होंने कहा कि ये तो फॉर्मेलिटी हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि पहले से ही पूरा निर्णय तो वो लोग लेते हैं घर ही के अंदर और उसका इम्प्लीमेंटेशन। देखिए मेरी बात को आप गलत मत लेके जाइए। ऑफिशियल डिक्लेरेशन की बात मैंने की है, आप उसको समझ गए, लेकिन आप अगर उसको दूसरी तरफ मोड़ेंगे तो बिल्कुल गलत बात है और मुझे बोलना पड़ेगा। ये आपत्तिजनक बात है, आप ये बात नहीं कर सकते। और जहां तक आपने परिवार की बात कही कि परिवार में बैठ के फैसले लिए जाते हैं, तो इसी तरीके से आप अपने भी बोले गुलरेज साहब, ठीक, एक मिनट, ठीक है, बोलिए। इस बात के संकेत हमको पहले ही मिल गए थे। आपको स्मरण होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चुनाव की बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और फिर प्रोटोकॉल चल रही थी। तब जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, मैं गांधी इसलिए भी बोलता हूँ, गांधी इनका सरनेम नहीं है तो उपयोग कर रहे हैं, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी जी के निवास पर गई थी। तो उनसे जब चर्चा हुई थी तभी उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चयन होना था वो हुआ था। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी की जहां तक आप बात करें, 3 राज्य जो जीत लिए वो तो झूठ की बुनियाद पर जीते हैं, और उसका बहुत बुरा परिणाम आने वाला है लोकसभा में। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जैसे 2014 से लेकर बात बता रहा हूँ, सुनिए पूरी बात सुनिए मैडम। आपने किसानों को वादा कर दिया कि आप 2 लाख का ऋण माफ कर देंगे, 22 और 30 रुपए माफ हुआ है। तो लोगों में जमीनी जो रोष है डाइवर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी का उपयोग हुआ है। लेकिन गुलरेज सवाल तो फिर वही है ना, गुलरेज सवाल वही बचा हुआ है। सवाल वही बचा हुआ है कि राहुल कैसे फेल हो गए फिर। आप ये कह रहे हैं कि झूठ के आधार पर जीता है या किसी भी तरीके से जीता है। चुनाव अगर कोई जीतता है तो उसके सर सहरा बंधता ही है। वो उनकी टैक्टिक्स से उन्होंने किस तरीके से जीता है उसे। और आप अगर जीतते हैं तो वो सच के आधार पर है या झूठ के आधार पर, ये जनता तय करती है। गुलरेज प्लीज, ठीक है, मैं रमेश ठाकुर आपके पास आ रहा हूं। ये बार बार अब ये कहा जा रहा है कि राहुल फेल हो गए। राहुल फिर फेल कैसे हुए? इससे पहले तो 27 चुनाव जो है राहुल गांधी ने जो लड़े उसमें वो लगातार हारे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने कुछ जो बेहतर सिचुएशन है कम से कम कर दिखाई। तो इस आधार पर तो कहा जाएगा कि चलिए ठीक है, आप रिकवरी की ओर हैं। और इस वक्त में प्रियंका गांधी वाड्रा जहन में क्या चल रहा है और निशाने पर क्या सिर्फ बीजेपी है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर कांग्रेस को किस तरीके से उस महागठबंधन की तस्वीर में हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्या ये उसके लिए मैसेज है कि नहीं हम भी अभी रेस में? देखिए, सियासत में प्रियंका चोपड़ा की जो कुरान खरानी आज हुई प्रियंका गांधी, तो इसमें आप हार जीत से भी मत जोड़ो। अभी हम लोगों ने उनका परफॉर्मेंस नहीं देखा है, पॉलिटिक्स में वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। हमने लगभग 3-4 ऐसे चुनाव देखे हैं, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और जहां सोनिया गांधी लड़ती हैं, तो दोनों जगह इनकी जो भूमिका रही है बहुत ज्यादा तरीके से रही है। वो वोटरों से मिली भी हैं जाके और हर बूथ पे लोगों से मिली हैं जाके, तो उसका असर भी हम लोगों को देखने को मिला है। अब हार जीत का जो फैसला है ये तो आने वाला 2019 ही तय करेगा कौन किसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। लेकिन यहाँ बीजेपी के अंदर जो विचलता जो इस समय आई है सामने, अभी तो आज उनकी एंट्री हुई है, उनको जाने दो वो किस तरह से कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, किस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। लेकिन अभी जो आज जिम्मेदारी महासभा के महासचिव के साथ उनको दी गई है पूर्वांचल की चीज को लेके, लेकिन यहाँ पे 2-4 सीटें जो ऐसी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां इनका जनाधार बहुत बढ़िया है और प्रियंका को वहां पसंद भी लोग करते हैं। अगर वहां से कुछ भी सीटें निकाल के लाती हैं तो इनका जो कद है राजनीति में वो देखने लायक होगा और उसके बाद में इनके रास्ते भी खुल जाते हैं। अभी तक जो हम लोग पत्रकार लोग जो आकलन कर रहे हैं प्रियंका को लेके, इनकी खूबी इनकी काबिलियत अभी तक सिर्फ गांधी परिवार से है। वो गांधी परिवार का उनका टैग लगा हुआ है, गांधी परिवार की नेता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने उनका कोई भी ऐसा चुनाव नहीं देखा है जिससे उनके अपने बलबूते पे जनाधार उन्होंने इकट्ठा करा हो। ये प्रियंका का जनाधार है या प्रियंका का इंपैक्ट जो है वहां पर पड़ा है? और मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। मिश्रा साहब, मुझे लगता है कि आप इसको ज्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं। 2004 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी जो है वो प्रबंधक के तौर पर थी, जब जिम्मेदारी जो है संभाल रही थी सोनिया गांधी को लेकर, मैनेज कर रही थी उनकी सीटों को लेकर जो है, और राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने इसी तरीके की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में जो है 2012 के चुनाव को देख लीजिए, जब राहुल गांधी पे बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त भी वो कहीं ना कहीं रोल में थी।
इस बार सिर्फ एक महासचिव का टैग उनको जो है दे दिया गया है। फिर ऐसा क्या बदल जाएगा कि उनके आने से इतनी जो है खलबली मच रही है? क्या ये उम्मीद कर ली जाए कि अगर महासचिव का पद दिया जा रहा है तो आने वाले वक्त में जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में वो कहीं जो है कंपीट करती हुई नजर आ जाएंगी? नहीं, इसको थोड़ा राजनीतिक के एक नजरिए से, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, अपनी अपनी बातें उस पर न जाके थोड़ा सा हम आप एक निष्पक्ष होकर विश्लेषण अगर इसका करें तो आप देखिए, समझिए स्थिति क्या है। 2014 के चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, जो रिजल्ट आया था। और उसके बाद लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में जिस तरह चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस जिस दुर्गत से हारती चली जा रही थी, खासकर उत्तर प्रदेश पे अगर आप नजर डालें, 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होता है और वहां जो वोट परसेंटेज है और जो इनकी सीट आती है, उस हिसाब से लगा कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, जो कि बीजेपी या सत्ता पक्ष कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दे दी थी और लोगों को एक विश्वास होने लगा था कि शायद कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। कांग्रेस इस दौरान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। अगर आपको याद हो, सितंबर अक्टूबर में आपके यहां आता था, तब गठबंधन को लेकर बातें होती थी, तो मैंने उस वक्त दौर भी कहा था कि अभी दिसंबर तक रुकिए, दिसंबर में 5 स्टेट के चुनाव होंगे, उनके रिजल्ट के बाद पता चलेगा गठबंधन कैसा होगा, कहां होगा, क्या होगा। आज देखिए स्थिति बदल गई। अब कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, उनके जो रिजल्ट आए हैं, उसने कांग्रेस में जो ऊर्जा प्रदान की है, वो पूरे देश में उसका असर आपको इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश, लेकिन लड़ाई से ऊपर आ गए। अब ये अस्तित्व नहीं है, अपना जो एक पुराना खोया हुआ मुकाम है, उसको पाने की लड़ाई अब ये 2019 में लड़ने जा रहे हैं। अब आप आइए मेन जहां हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश मुद्दा। उत्तर प्रदेश में इन सब के बावजूद इनकी स्थिति अभी भी अस्तित्व वाली बची हुई है, क्योंकि 30 साल से सरकार से बाहर है, इनका संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है, बिखरे आप कहें समाप्त हो चुका है। वहां जो इनके राजनीतिक कद के नेता वगैरह हैं, उनकी आपसी जो एक वैमनस्य कहें या संघर्ष कहें, उसके कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल जीरो की स्थिति पहुंच गई थी। ये जो चाल चली गई है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए कितनी सोची समझी रणनीति चली गई है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक तरह से चार्ज दिया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। आप जरा इसको देखें, 34 सांसद की सीट आती है वहां पर, जहां पर प्रियंका जी को भेजा गया है, और वो पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, वहां पर एसपी बीएसपी, देखिए यही आपका प्रश्न था ना कि क्या ये केवल बीजेपी को नुकसान करेगा या उनका ये जो तीर चलाया है क्या केवल नहीं, ये देखिए बीजेपी को तो मात करेगा, ये कहीं ना कहीं घाव एसपी और बीएसपी के गठबंधन को भी करेगा। और केवल घाव नहीं करेगा, ये उनको अलर्ट करने के लिए किया गया है। मैं आज फिर आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप 15 मार्च तक रुकिए, ये जितने गठबंधन के समीकरण आपको देखने मिले, देखिए फिर फेरबदल होगा इसमें। और उससे बड़ी बात, प्रियंका गांधी को लाने का सबसे बड़ा फैक्टर जान लीजिए, उत्तर प्रदेश देश में, पूरे देश में अगर देखा जाए, इतना बड़ा राज्य है कि अपने आप में एक देश है, 22-23 करोड़ जनता, जहां पर युवा वर्ग 65% युवा जो खड़ा हुआ उत्तर में, बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। और मोदी या भाजपा अगर आज कहीं हार रही है तो उसमें सबसे बड़ा कारण है, जो 2014 में इतनी विशाल बहुमत दिलाई थी, इसी युवा वर्ग ने दिलाई थी। और आज अगर मोदी हारते हैं तो निश्चित रूप से इस युवा वर्ग के कारण ही हारेंगे। उस युवा वर्ग को कांग्रेस की तरफ वापस लाने का जो एक प्रयास, एक युवा चेहरा प्रियंका गांधी जैसा सरल सज्जन चेहरा, और प्रियंका गांधी की खासियत बता दूं, मेरी एक शंका है जो दूर करेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है जब प्रियंका गांधी की एंट्री जब हो गई है, तो अब इनको किसी के साथ में गठबंधन करने की, चाहे सपा बसपा हो, जिस तरीके से अभी तक इनके अंदर लाचारी जो बेचारी थी, अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, हम आप जो या राजनीतिक पंडित जो इसको एक दूसरे समीकरण देखने की कोशिश करें, आप कांग्रेस के अंदरूनी जो एक इनकी हमेशा नीति रही है, देखिए आज से इस 5 स्टेट चुनाव पहले, खासकर 3 में जब ये जीते, इसके पहले ये गठबंधन के लाले पड़े थे इनको। लेकिन आज ये जो हम लोग आंक रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन के लिए परेशान है, आपको हकीकत में बता दूं, कांग्रेस स्वयं गठबंधन कहीं नहीं करना चाह रही है। हर जगह ये अपने को एक नेशनल स्तर के पार्टी की तरफ, इसीलिए ये आज स्थिति है और कांग्रेस पूरे देश में अकेले अपने को स्थापित करना चाह रही है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, मुझे लगता है वो इशरत से बेहतर जवाब भी देंगी। गुलरेज के पास पहले हालांकि मैं जा रहा हूं, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि जिस दौरान सपा और बसपा का गठबंधन की बात सामने आई थी, उस वक्त हमने कहा था कि अभी तीसरे प्लेयर की एंट्री बाकी है। उसमें भले ही इस वक्त सपा और बसपा ये कह रही हो कि हम अभी साथ लेकर नहीं आएंगे, देरी हो गई है, और उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत प्रियंका गांधी के ऐलान के साथ जो है मानी जा सकती है, और 15 मार्च का जो है डेडलाइन यहां पर मिश्रा साहब ने यहां पर दे दी है। लेकिन गुलरेज, जो हमने सवाल पहले किया था कि सुबह से क्यों आप लोग लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी का अगर ऐलान हो गया है नाम का, तो फिर मोदी के नाम पर तो भरोसा तो अब भी है ना उसी मोदी लहर पर? नहीं, देखिए, हम लोग
हम विचारधारा वाले लोग थे और वंशवाद के हम विरोधी हैं। जब वंशवाद अपने सबसे निचले पायदान पर बैठेगा, उन्होंने पहले ही बार कर दिया गुलरेज, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपके सहयोगी पार्टियां जो है, एलजेपी से शुरुआत कर लीजिए, अकाली दल तक जाते हुए और शिवसेना तक, फिर उनसे भी तो गुरेज करना पड़ेगा ना गुलरेज। के अपने 25 नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं। एक बात बोलो, छोटी पार्टियों की बात अलग होती है जो रीजनल पार्टी होती है, लेकिन नेशनल पार्टी का एक अलग विषय होता है। यदि देश की सबसे पुरानी पार्टी यदि वंशवाद के सबसे निचले पायदान पर बैठी होगी तो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सारी पार्टियां वंशवाद पे चल रही हैं, किसी एक पे आरोप लगाना वंशवाद का ये थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है अपने आप। हमारे विद्वान मित्र ने थोड़ी देर पहले एक बात तो कही थी। गुलरेज जी 1 मिनट सुन ले। गुलरेज जी नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, बस 1 मिनट। फिर मैं 50 साल के पिछले राजनीतिक जीवन में अगर आप देख लें तो देश ने वंशवाद टॉपिक को नकार दिया है। अब आप कोई नया टॉपिक लेकर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मध्य प्रदेश में ग्रुप है और जो उनके साथी विधायक थे, वे कैसे भी चाहते हैं कमलनाथ सरकार गिर जाए, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए उनको भेजा गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब उसी के एक और अभी हमको गेम देखना बाकी है। अभी थोड़े दिन के बाद आप देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होने वाला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में। जैसे ही चलिए हाइपोथेटिकल नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो रहे हैं। गुलरेज जी क्या आप उस परिवार में भी लड़ाई लगवाएंगे क्या? इशरत हमने लगातार ये कहा, प्लीज गुलरेज एक मिनट आप महागठबंधन, एक मिनट, गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा प्लेयर जिसे बनाने की कोशिश आप लोगों ने करी, उसी में सबसे बड़ी चोट आपको पहुंचाई बसपा और सपा ने। क्या इस महागठबंधन के बाद या इस गठबंधन के बाद ये आप लोगों को उन्हें टैकल करने के लिए रणनीति नहीं है? और क्या ये मजबूरी है या फिर कोई रणनीति चल रहे थे? क्या पहले ही सोचकर बैठे हुए कि बसपा और सपा जो है ऐसे तो जगह देने वाली है नहीं, उसके लिए तो आप लोगों के लिए जो गठबंधन की 2 सीटें उसने छोड़ दी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले गुलरेज जी की बात का जवाब देना चाहूंगी क्योंकि मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठी हूँ। जहां तक बात की इन्होंने कि इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यूपी भेज दिया गया ताकि कमलनाथ जी की सरकार वो ना गिरा सके। यानी कि क्लियर है आपको शिवराज जी पर और उनके जो लीडरशिप पे आज भी आपने उंगली उठाई हुई है। आपको यकीन नहीं है कि आपका वहाँ संगठन काम नहीं करेगा, शिवराज जी काम नहीं करेंगे, और जो उनकी पिछली जितनी भी आज तक की विफलताएं वो उनके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। कमलनाथ जी बेफिक्र रहिए, दोबारा से सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात गुलरेज जी मैं आपके बीच नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए, गुलरेज एक मिनट प्लीज गुलरेज, ठीक है सुमित जी, ठीक है, बोलिए आप बोलिए, ठीक है गुलरेज प्लीज सुन लेते हैं पहले, ठीक है बोलिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, सुमित जी मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी बहुत नाजुक दौर से गुजरी, चाहे वो 67 की बात हो, 1967 की, 77 की हो, 89 की हो, 91, 96 या फिर 2014 की हम बात करें। लेकिन जितनी भी अभी तर्कहीन तेवर से ये बातें की गई और जितने भी बातें रखी गई, परिवारवाद, अगर परिवारवाद वाली बात होती तो ये 3 राज्यों में सरकारें नहीं बनती एक तरफा। और आप कौन से गठबंधन की मुखालफत करते हैं, आप कौन से महागठबंधन का विरोध करते हैं? क्या ये वही पार्टी नहीं है भाजपा और आरएसएस समर्थित पार्टी नहीं है भाजपा, जो लोकतांत्रिक सरकारें जब चुनकर आती हैं उनको गिराने का काम करते हैं? आप उनको गिराने का काम करते हैं ना, तो आप लोकतांत्रिक सरकारों के फेवर में है कि हाथी और जो साइकिल है वो हाथ पकड़ लेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि प्रियंका जी इंसान है, भगवान का वरदान नहीं है मोदी जी की तरह जैसे ये लोग सोचे बैठे हैं। प्रियंका जी अपनी लीडरशिप में मैक्सिमम काम करेंगी। वो कोई धर्मजन नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, एक अच्छी लीडर है पार्टी की। और जितने भी आज तक फैसले लिए उन्होंने बूथ कमेटी तक जाके काम किया है। वो अवतार नहीं है। और शुक्र मानिए सुमित जी कि ये गुलरेज जी ये नहीं कह रहे कि प्रियंका जी के बनने से कहीं ना कहीं हिंदुत्व खतरे में आके खड़ा हो गया। अभी तो कल से वो बयानबाजी ना शुरू हो जाए, क्योंकि इन्हें तो कोई ना कोई बात निकालनी है, कुछ ना कुछ कहना है। कल को आप ये भी कह सकते हैं हिंदू खतरे में, कल को आप ये भी कह सकते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। आपने आपत्ति जताई यूपी में प्रियंका जी को प्रभार देने की। आपने एक भी सवाल योगी सरकार से किया कि किस तरीके से विफल रहे हैं? ठीक है, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं यहां पर, क्योंकि अगर एक थोड़ा सा एनालिसिस, हालांकि कुछ बयान जरूर आए इससे पहले
जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही प्रियंका गांधी की तरफ से एक दूसरे को लेकर जो है कुछ टिप्पणियां जरूर की गई, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी इस वजह से कि वो सीधे तौर पर जो है पॉलिटिक्स में नहीं है, वो इस तरीके के बयानों से बची रही हैं। अब इन सिचुएशंस के बीच में रमेश कि जो अगर वो सीधे तौर पर एंट्री कर रही हैं तो जो रॉबर्ट वाड्रा वाला जो सिनेरियो है वो उनके राजनीतिक करियर पर अब असर डालेगा? नहीं, देखो जाहिर सी बात है, जो अतीत में जो दाग लगे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं असर तो डालते हैं, लेकिन चूंकि इसके बाद की जो तस्वीर आती है कि भाई कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन से ऐसा सियासी घराना है जिसके ऊपर दाग नहीं लगे हैं। आप बोलोगे तो आपके पीछे बोलने वाले कई लोग हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे जो प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई है तो मुझे नहीं लग रहा ये अभी जो वाड्रा का जो मसला है करप्शन से जुड़ा वो अभी जोड़े जाएंगे, लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है। जब निर्मल बाबा एक किसी को गोलगप्पा खिला के उसको तंदुरुस्त कर सकते हैं, अब यहाँ की चीजें और वो सारी चीजें तो भारतीय राजनीति में संभव है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति आज की डेट में जो क्या चल रही है, जो विकास के जो मामले हैं वो तो सारे दरकिनार हो गए, वो सारे दरकिनार हो गए। ऐसे मुद्दों को जन्म दिया जाता है जिसकी म्याद मेरे ख्याल से 24 घंटे भी नहीं होती है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने देखा 2014 के मामले में बीजेपी ने उसे किस तरीके से जोर शोर से उठाया था, रॉबर्ट वाड्रा का जो मसला था उसके लिए बकायदा एक टेलीफिल्म बनाकर जो है लॉन्च किया गया था। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रियंका गांधी को किसी तरीके से टैकल करना है तो एक वो जो बम है वो तो इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब देखिएगा, अब दिनों दिन और जोरों से होगा। माफ कीजिएगा, अगर आप ध्यान दें तो 4 साल भाजपा गवर्नमेंट में बड़े शांति से वाड्रा का नाम भी नहीं लिया, लेकिन 4 साल जैसे ही खत्म हुए और 4.5 साल आते आते अगर आप देखें तो इस वक्त ईडी से लेके सीबीआई से लेके कार्रवाई बड़ी तेज कर रही है। अब जाके स्थिति ये बनी किसी एक मामले में चार्जशीट दायर की गई है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आरोप लगे हैं तो उसका सामना तो इनको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से जनता या जब ये आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इन पर उल्टी उंगली उठेगी कि अगर आप 5 साल की सरकार काट ले गए और आज तक आप एक आरोप भी नहीं सिद्ध कर पाए या चार्जशीट भी नहीं लगा पाए, तो अब चुनावी टाइम पर अगर वो उस तरह की बात करेंगे तो जैसे और चुनावी मुद्दे उठाए जाते हैं आरोप प्रत्यारोप पे, तो ये एक टाइम पास का एक बहाना होगा, भाषणों में अच्छा लगेगा लेकिन जनता इसको कंसीडर नहीं करेगी। ठीक है, बोले सुमित, मुझे निकलना है, उससे पहले एक लास्ट कमेंट बोलना चाहता हूं। जैसे हमारे मित्रों ने भी कहा कि ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, देखिए प्रक्रिया चल रही है, जांच भी चल रही है। और दूसरी बात, हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा डॉक्यूमेंट को खत्म कर देती है क्राइम करके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने खुद ने कुछ समय पहले आरटीआई कि इंदिरा गांधी का जो भारत रत्न था उसके लिए नाम किसने प्रपोज किया, तो जो आरटीआई का रिप्लाई क्या आता है, मैं आप अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आरटीआई निकाल कर आपको टीवी पे दिखा दूंगा कि द डॉक्यूमेंट फॉर दैट इज नॉट अवेलेबल। चलिए ठीक है। अरे गुलरेज भाई मिश्रा जी का सवाल सिर्फ ये था कि आपने अगर आप रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब उठाते हैं तो वो जो बम है वो अब काम नहीं करेगा। नहीं, मिश्रा जी का सवाल ये था कि भाई 4.5 साल का आपने पीरियड काट लिया और बिल्कुल जब आप लोकसभा के दहलीज पे हो तो टाइमिंग को लेके था, ये टाइमिंग इस समय थोड़ी सा संदेह पैदा कर दी है। जो रॉबर होता है रॉबर ही माना जाता है। ठीक है, आखिरी सवाल इशरत आपसे कि आखिर राहुल गांधी जो आज सामने आया, उन्होंने आकर कहा कि हम जो है अब बैकफुट पर आकर नहीं खेलेंगे, हम फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। ये फ्रंट फुट पर आकर जो खेलने की सिचुएशन है, जो इतना हौसला है, ये सिर्फ प्रियंका गांधी से ही कैसे मिल रहा है? राहुल गांधी अपने आप को इतना सक्षम नहीं मान रहे थे? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल जी को ये खुशी भी है कि उनकी बहन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी और पार्टी के सब लीडरशिप ने मिलकर दी। तो इतने बड़े, और सिर्फ मैं प्रियंका जी की बात नहीं करूंगी बल्कि आप दोपहर से सब जगह नहीं, ये इनकी सोच है और कोई ना कोई तर्क तो देना बनता था। लेकिन ये देखिए कि आज 3 बड़े लीडर्स को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रियंका जी को यूपी की कमांड दी गई। वो इसलिए चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि वो पहली बार राजनीति में है और आधिकारिक तौर पर घोषणा प्रियंका गांधी की हो रही है, और वो इतना बड़ा जो है जिम्मेदारी जो प्रियंका गांधी को दी गई है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए बयानबाजी जो है ज्योतिरादित्य को लेकर नहीं हो रही है। और हम ये और यही समझने की कोशिश हो रही है। कहिए तो मैं ज्योतिरादित्य बेटर भी
आखिर जो है इससे पहले जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसमें प्रियंका गांधी ने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में ये क्लियर कर दूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है और चैलेंज भी बड़ा है 2019 में, और दोनों पार्टियां दम भर रही हैं, लेकिन कौन लगाएगा नैया पार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो लहर 2014 वाली, या फिर प्रियंका गांधी के रास्ते कांग्रेस जो है वो अपनी जिस कामयाबी का सपना देख रही है वो पूरा होगा? ये लगातार जो है नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।